हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी शॉर्ट्स। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर सेकेंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है आज से हजारों साल पहले लोग बिना गूगल मैप्स, मोबाइल या जीपीएस के रास्ता कैसे ढूंढते थे? उन्हें कैसे पता चलता था कि नदी यहाँ है, माउंटेन्स वहां है, या सी या ओशन कौन से डायरेक्शन में है? क्या हमारे भारत के जो प्राचीन विद्वानों को अर्थ और डायरेक्शन का नॉलेज था? आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी पर चलेंगे जहां हम जानेंगे कि भारत में ज्योग्राफी की शुरुआत कब से हुई और हमारे पूर्वज कितने इंटेलिजेंट थे। तो आओ बच्चों, शुरुआत करते हैं चैप्टर सेकेंड, हिस्ट्री ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज टाइमलेस। ज्योग्राफी यानी भूगोल का कोई टाइम नहीं होता, ये हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। यानी ये सब्जेक्ट किसी एक एरा तक लिमिटेड नहीं है। समय बदलता है लेकिन अर्थ, नेचर और उसका स्टडी हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन ज्योग्राफी इज इंस्पायरिंग। इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल का हिस्ट्री है, हमें इंस्पायरिंग, प्रेरणा देती है। हमारे पूर्वजों ने बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के भी नेचर का बहुत ही डीपली स्टडी किया और बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज दुनिया को दिया। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स गिवन है। ये कंपास है और ये मैप है। जो कंपास है वो डायरेक्शन बताता है और मैप किसी प्लेस की इंफॉर्मेशन देता है। पुराने समय में जो ट्रैवलर्स और बिजनेसमैन इन्हीं की हेल्प से ट्रेवल करते थे। इस पिक्चर में लाइब्रेरी दिखाई गई है जिसमें बहुत सारे बुक्स रखे हैं और एक खुली हुई किताब पर ग्लोब रखा हुआ है। ग्लोब जो है वो अर्थ का छोटा मॉडल है। बुक्स हमें अर्थ और कंट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इससे ये पता चलता है जो ज्योग्राफिक नॉलेज है बुक्स और रिसर्च के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जा रहा है। ये पिक्चर यहाँ पर जंतर मंतर का है। ये एक प्राचीन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। इसका यूज किया जाता था सूर्य की स्थिति जानने के लिए, समय जानने के लिए, डायरेक्शंस जानने के लिए और जो प्लैनेट्स और स्टार्स का स्टडी करने के लिए। ये बताता है कि भारत में बहुत पहले से साइंटिफिक नॉलेज था। ये पिक्चर है कोणार्क सन टेम्पल का व्हील है। ये समय बताने वाला सन डायल, सूर्य घड़ी की तरह भी काम करता है। इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत में जो टाइम और डायरेक्शन का अच्छा नॉलेज था। थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, सोचिए और समझिए। थिंक ऑफ द वेरियस मीन्स ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। सोचिए कि जो इंडियन ज्योग्राफी के हिस्ट्री की जानकारी हमें किन किन माध्यमों से मिल सकती है, जैसे बुक्स, मैप्स, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, मॉन्यूमेंट्स, इंटरनेट, म्यूजियम्स। इन सब चीजों से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। How far back in time do you think it is possible to acquire ancient geographical knowledge? क्या आपको लगता है कि हजारों साल पहले का ज्योग्राफी भी जाना जा सकता है? हाँ, क्योंकि जो पुराने ग्रंथ है, मंदिर है, मैप्स है, ये सब आज भी सेफ है। Explain with examples the interrelation between the ancient geographic knowledge and history of Indian geography. तो एंशियंट ज्योग्राफी है और हिस्ट्री ऑफ इंडियन ज्योग्राफी का एक दूसरे से इंटर रिलेशन है क्या? जैसे सिंधु घाटी, पुराना, जंतर मंतर, कोणार्क सूर्य मंदिर, इनसे हमें उस समय के ज्योग्राफी का नॉलेज मिलता है। एंशियंट ज्योग्राफिकल नॉलेज इज कनेक्टेड विद द हिस्ट्री ऑफ इंडियन ज्योग्राफी थ्रू एंशियंट टेक्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जंतर मंतर, कोणार्क सन टेम्पल, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। Ancient Indian geographic concepts. Up to 5th standard, we have introduced geography through environmental studies. Class 5th तक आपने EVS के माध्यम से geography के बारे में सीखा है। In this lesson, we will acquire information about concept of the ancient Indian geography. इस लेसन में हम जानेंगे कि एंशियंट इंडियन ज्योग्राफी, प्राचीन भारत के भूगोल के बारे में लोगों की क्या सोच और नॉलेज थी। इंडियन ज्योग्राफिक नॉलेज हैज अ एंशिएंट, लॉन्ग एंड ग्लोरियस हिस्ट्री। भारत में भूगोल का ज्ञान बहुत पुराना और ग्लोरियस, गौरवशाली
है। हमारे पूर्वजों को अर्थ, वेदर, डायरेक्शन और नेचर की बहुत अच्छी जानकारी थी। Many geographic concepts have developed from the ancient Indian cultures. ज्योग्राफी से जुड़े कई कॉन्सेप्ट्स जो प्राचीन भारतीय संस्कृति से बहुत सारे geographic concepts विकसित हुई। The geographic concepts are mentioned in the ancient scriptures, philosophy, Puranas, Vedas, and Upanishads in India. Besides religious scriptures in Jainism and Buddhism and the records by the foreign travelers who visited India. प्राचीन भारत के वेदा, पुराणा, उपनिषद, जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथ और जो फॉरेन ट्रेवलर्स के विदेशी यात्रियों के लेखों में भूगोल की जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि भारत में बहुत पहले से भूगोल का स्टडी किया जाता था। डू यू नो दिस? क्या आप जानते हैं? द टर्म भूगोल इज मेंशन्ड इन द इंडियन स्क्रिप्चर्स सूर्य सिद्धांत। भूगोल इस वर्ड का उल्लेख सूर्य सिद्धांत नाम के प्राचीन भारतीय ग्रंथ में मिलता है। Many Indian thinkers such as वराह मिहिर, कौटिल्य, कालिदास, आर्यभट्ट, विजयानंदी, ब्रह्मगुप्त, उत्पल, भास्कराचार्य have contributed to the development of various branches of knowledge like astrology, mathematics, geography and cartography. भारत के महान विद्वानों जैसे वराह मिहिर, कौटिल्य, कालिदास, आर्यभट्ट, विजयानंदी, ब्रह्मगुप्त, उत्पल, भास्कराचार्य ने एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, मैथमेटिक्स, गणित, ज्योग्राफी, भूगोल और कार्टोग्राफी, मानचित्र विज्ञान के विकास में अपना इंपॉर्टेंट रोल दिया है। Ancient thinkers put forth many geographic concepts. Some of these important concepts are given below. जो एंशियंट थिंकर्स, प्राचीन विद्वानों ने भूगोल से जुड़े बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, जैसे फिगर 2.1 एंशियंट इंडियन ज्योग्राफिक कॉन्सेप्ट्स। इस पिक्चर में एक ऑक्टागोनल पिक्चर दिया है जिसमें बीच में रेड कलर में एंशियंट इंडियन ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट है। इसके चारों तरफ 8 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिखाई गई है, जैसे भारतवर्ष, भारत को भारतवर्ष कहा जाता था। द अर्थ, अर्थ का स्टडी किया जाता था। द एटमॉस्फेयर एंड सीजन्स, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल और सीजन्स के चेंजेस को समझा जाता था। डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शंस का नॉलेज था। द्वीप, आइलैंड्स, आइलैंड्स का भी स्टडी किया जाता था। इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का नॉलेज था। टाइम मेजरमेंट, टाइम मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट भी डेवलप थी। द यूनिवर्स, ब्रह्मांड, यूनिवर्स की उत्पत्ति और उसका संरचना पर भी विचार किया गया था। ये सब एंशिएंट इंडियन ज्योग्राफिक कॉन्सेप्ट्स में इंक्लूड थे। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, the concepts of Vasudhaiva Kutumbakam is put forth by Indian thinkers. भारतीय विद्वानों ने वसुधैव कुटुंबकम का विचार दिया। इसका मतलब पूरी पृथ्वी एक परिवार है। The comprehensive thought about the universe and its creation is expressed in Indian literature. इंडियन लिटरेचर, जो भारतीय साहित्य में यूनिवर्स की उत्पत्ति और उसकी रचना के बारे में डिटेल्ड जानकारी दी गई है। There is an in-depth explanation of the creation of the universe in Vedas. हमारे वेदों में यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का इन डेप्थ में एक्सप्लेन किया गया है। Gases, space, the moon, the sun and the other planets are formed in the process of creation of the universe. जो वेदों के अनुसार यूनिवर्स बनाने के प्रोसेस में गैस, स्पेसेस, अंतरिक्ष, सूर्य, मून और अन्य प्लैनेट्स बने। इन वेदास द अर्थ इज मेंशन्ड एज पृथ्वी और धरणी। वेदों में अर्थ को पृथ्वी और धरणी कहा गया है। इन मॉडर्न साइंस, अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थियरी, द अर्थ इज क्रिएटेड फ्रॉम एन एक्सप्लोजन ऑफ स्मॉल बॉडी ऑफ इनफाइनाइट डेंसिटी एंड देन इज स्प्रेड एट वेरी हाई स्पीड। मॉडर्न साइंस में बिग बैंग थियरी के अनुसार पृथ्वी, अर्थ एक बहुत छोटे और इनफाइनाइट डेंसिटी, अत्यधिक घने पिंड के, स्मॉल बॉडी पिंड के एक्सप्लोजन, विस्फोट से बनी और फिर बहुत तेजी से फैल गई।
In Puranas, the universe is called Bhayantar, and there is information on Saptama Dvipa and the Sapta Sagar. पुराणों में यूनिवर्स ब्रह्मांड को भायांतर कहा गया है और इसमें सप्त महाद्वीप, 7 महाद्वीप और सप्त महासागर, 7 समुद्र के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. इन उपनिषेदस इट इज मेंशन्ड दैट द अर्थ इज इवॉल्व फ्रॉम वाटर. उपनिषेदों में बताया गया है कि अर्थ, पृथ्वी, पानी से इवॉल्व, विकसित हुई है. ऑल्सो देयर इज मेंशन ऑफ द अर्थ एज पृथ्वी और भू. प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पृथ्वी को पृथ्वी और भू कहा गया है. At the same time, there is a mention of 2 gases, प्राण and अपान, which represents gases in the atmosphere. प्राचीन ग्रंथों में प्राण और अपान, इस 2 गैसेस का मेंशन मिलता है जो एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के गैसेस का प्रतीक मानी गई है. Try to find the information about the evolution of the universe on the internet. इंटरनेट की हेल्प से इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए. द अर्थ, द एंशिएंट इंडियन थिंकर्स वेर अवेयर ऑफ द सर्कुलर शेप ऑफ द अर्थ. जो प्राचीन भारतीय विद्वानों को यह पता था कि जो अर्थ, पृथ्वी, सर्कुलर, गोल आकार की है. इन द 6th century BC, it was mentioned that the diameter of the earth could be 13,000 kilometer. 6th century BC, ईशा पूर्व में बताया गया था कि जो अर्थ का डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 13,000 किलोमीटर हो सकता है. इन एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स द अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज सप्तद्वीप. प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ में पृथ्वी को सप्तद्वीप कहा गया है जिसमें 7 आइलैंड्स शामिल है. इन विच 7 द्वीप्स आइलैंड्स आर इंक्लूड. There is a mention of Meru Parvat mountain in ancient Indian scriptures, which is supposed to be located in the middle of the earth. प्राचीन धर्म ग्रंथों में मेरु पर्वत का उल्लेख मिलता है जो पृथ्वी के बीच में लोकेटेड है, ऐसा माना गया था. Also, there is a mention of 4 oceans, namely Kshir Sagar, the Indian Ocean, Dadhi Sagar, the Atlantic Ocean, Sura Samudra, the Pacific Ocean, and Kshar Samudra, the आर्कटिक ओशन. इसके साथ ही और 4 समुद्र का भी मेंशन मिलता है. क्षीर सागर जो कि हिंद महासागर है, दधी सागर अटलांटिक महासागर है, शूरा समुद्र प्रशांत महासागर है और क्षार समुद्र आर्कटिक महासागर है. डू यू नो एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स कंसिडर्ड उज्जैन एज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द अर्थ एंड प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस लॉन्जिट्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम. एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स, जो भारत के प्राचीन खगोल शास्त्रियों ने उज्जैनी यानी जो आज का उज्जैन को अर्थ का सेंट्रल पॉइंट माना और पहली बार बेस लॉन्जिट्यूड की कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया. ऑन द बेसिस ऑफ दिस दे डिड द टाइम कैलकुलेशंस, पोजीशंस ऑफ द प्लैनेट्स एंड प्रिपेयर्ड मैप्स. इसी के बेसिस पर उन्होंने टाइम कैलकुलेशन और प्लैनेट्स की पोजीशंस और मैप तैयार किए. Dvipa, islands. Ancient Indians proposed the concepts of Dvipa, meaning the land naturally encircled by water. Ancient Indians ने द्वीप की कॉन्सेप्ट्स दी जिसका मतलब है ऐसी जमीन जो नेचुरल रूप से पानी से घिरी हुई है. कौन से है? जैसे मेंशन्ड है, फर्स्ट जम्बू द्वीप. On this island dweep, there were abundance of jamun trees. This part is surrounded by water and is situated in the middle of all the other islands dweeps. This covers most of the Asian continents. It includes the Bharatvarsh and many other countries. इस द्वीप पर जामुन के पेड़ बहुत थे, इसीलिए इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा. यह हिस्सा पानी से घिरा हुआ है और अन्य आइलैंड्स के बीच बीच में है. ये एशिया महाद्वीप के ज्यादातर हिस्सों को कवर करता है जिसमें भारतवर्ष और अन्य देश शामिल है. डू यू नो उत्तरयत समुद्रयस्य हिमाद्रेश्चव दक्षिणम वर्षतद भारत नाम. विष्णु पुराण, the land to the north of the ocean and to the south of the Himalayas is known as भारत. समुद्र के जो नॉर्थ और हिमालय के दक्षिण का जो लैंड है उसे भारत कहा जाता है. प्लाक्ष द्वीप. This dweep was occupied by Plaksha trees. It was extended around the Mediterranean Sea.
ये द्वीप प्लाक्ष नाम के पेड़ों से भरा था। ये मेडिटेरेनियन सी, जो भूमध्य सागर के आसपास फैला हुआ था। शालमली द्वीप, द पार्ट occupied by silk cotton trees shower which have cotton like tissue was Shalmali Dweep. Madagascar island, Somalia and the East African coastal areas are included in this. ये वो हिस्सा था जहां शालमली यानी सेमल के रेशमी कपास के पेड़ पाए जाते थे। इसमें मडगास्कर द्वीप, सोमालिया और ईस्ट अफ्रीकन के जो कोस्टल तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया शामिल थे। कुश द्वीप, this was called Kusha as it was occupied by Kusha grass. In this द्वीप, Iran, Iraq and adjoining desert area and the northeastern part of today's Africa are included. इस द्वीप को कुशा नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ कुश नाम की घास पाई जाती थी। इसमें ईरान, इराक और आसपास का रेगिस्तानी एरिया और आज के अफ्रीका का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, उत्तरी पूर्वी हिस्सा शामिल है। क्रॉन्च द्वीप, this द्वीप was named after the big aquatic bird and the Cronch Parvat mountain. This included today's northern and central Europe. का नाम एक बड़े aquatic bird क्रॉन्च और क्रॉन्च पर्वत के नाम पर रखा गया। इसमें आज का नॉर्थर्न एंड सेंट्रल यूरोप शामिल है। शाक द्वीप, this includes the long stretch of land in the southeast of the Jambu द्वीप. This includes the Southeast Asian countries. इसमें जम्बू द्वीप के साउथ ईस्ट में फैली हुई एक लंबी जमीन शामिल है। इसके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज शामिल है। पुष्कर द्वीप, this was called Pushkar as it was occupied by lakes full of lotus plants. Pushkar meaning lotus. This is situated in the Asian continent in which today's eastern Russia, North and South Korea and Japan are included. इसे पुष्कर कहा गया क्योंकि यहाँ लोटस के फूल से भरी हुई लेक थी, झीलें थी। पुष्कर का मतलब होता है लोटस कमल। ये एशियन कॉन्टिनेंट में स्थित है जिसमें आज का ईस्टर्न रशिया, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया और जापान ये देश शामिल है। इस पिक्चर में एक वर्ल्ड मैप दिखाया गया है जिसमें सप्त द्वीप 7 आइलैंड्स की जो सीमा है वो लाल कलर से डॉटेड लाइन से दिखाई गई है, जैसे यहाँ पर है। तो कौन से है? जैसे जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप ये मैप के बीच में है जिसमें भारत और एशिया का बड़ा सा हिस्सा शामिल है। प्लाक्ष द्वीप, प्लाक्ष द्वीप क्या है? जो लेफ्ट साइड इधर भूमध्य सागर के पास है। कुश द्वीप ये ईरान इराक में है। क्रॉन्च द्वीप यूरोप के उत्तरी और मध्य हिस्से में है, नॉर्थ और मिडल में। शालमली द्वीप अफ्रीका के इलाके में है। शाक द्वीप यहाँ पर ये साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्र में शामिल है। पुष्कर, पुष्कर द्वीप ये राइट की तरफ है मैप में और राइट की तरफ ऊपर है और पूर्वी एशिया में है। इस मैप में जो रेड कलर का डॉटेड लाइन है वो एंशिएंट आइलैंड द्वीप बाउंड्रीज दिखाती है और जो हल्का सा पिंक कलर है वो कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप को दर्शाता है और जो ब्लू कलर है वो ओशंस है। इक्लिप्स ग्रहण, at the time of a lunar eclipse the shadow of the earth is cast on the moon which is circular in shape. lunar eclipse चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की शेडो चांद पर पड़ती है, वो शेडो सर्कुलर शेप में होती है। Considering this, the ancient Indians knew that the earth is circular in shape. इस बात को कंसिडर ध्यान में रखते हुए जो एंशियंट इंडियंस है उनको ये पता चल गया था कि जो अर्थ है वो गोल शेप की है। इन दिस पीरियड द टर्म सच एज ग्रहण स्पर्श, स्टार्ट ऑफ इक्लिप्स, खग्रास, टोटल इक्लिप्स, खंडग्रास, पार्शियल इक्लिप्स, मोक्ष एंड ऑफ इक्लिप्स वे एस्टेब्लिश। इस समय कुछ खास टर्म्स बनाए गए थे जैसे ग्रहण स्पर्श जो कि क्या है? स्टार्ट ऑफ इक्लिप्स, ग्रहण की शुरुआत। खग्रास
टोटल इक्लिप्स पूर्ण ग्रहण, पूरा ग्रहण, खंडग्रास पार्शियल इक्लिप्स, मोक्ष एंड ऑफ इक्लिप्स, ये टर्म्स यूज किए गए थे. Just do it. Collect the information about the planets, stars, constellations, eclipse, nakshatras, etc. with the help of parents by the means of observing the sky or by visiting a planetarium in the vicinity. अपने पेरेंट्स या टीचर्स के हेल्प से प्लैनेट, स्टार्स, नक्षत्र, ग्रहण की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें और अगर पॉसिबल हो तो प्लैनेटेरियम भी जाए. डायरेक्शन और टाइम, दिशा और समय. द एंशिएंट इंडियंस हैड एक्सेलेंट नॉलेज ऑफ डायरेक्शंस एंड टाइम. प्राचीन भारतीयों को डायरेक्शंस, दिशाओं का और समय का बहुत अच्छा नॉलेज था. लोकल टाइम विच यूज्ड टू बी एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सन वाज यूज्ड फॉर डेली प्रैक्टिस. लोकल टाइम जो सन की पोजीशन के आधार पर बताया जाता था, इसे रोजमर्रा के काम के लिए यूज किया जाता था. द यूनिट्स सच एज घटिका और पेल वेर यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम. समय नापने के लिए घटिका और पल जैसे यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता था. एक्टिविटी, प्रिपेयर अ व्हील ऑफ डायरेक्शंस. व्हील ऑफ डायरेक्शंस, दिशाओं का चक्र बनाए, यानी एक चार्ट या मॉडल बनाए जिसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और बाकी दिशाएं दिखाई गई हो. Do you know ancient Indian time measurement represents a traditional system of time measurements. प्राचीन भारतीय समय मापन एक ट्रेडिशनल सिस्टम को दर्शाता है. It was based on observation of the sun, the moon, constellation and the changing position of stars and planets. ये सन, मून, तारामंडल और ग्रहों के बदलती स्थिति, चेंजिंग पोजीशन के ऑब्जर्वेशन पर आधारित थी. Units in the ancient Indian time measuring system: क्षण, मुहूर्त, निमेष, पल, घटिका, प्रहर, दिवस, डे और रात्र, पक्ष, मास और वर्ष. प्राचीन भारतीय समय मापन प्रणाली में टाइम मेजरमेंट में ये यूनिट्स यूज होती थी, जैसे क्षण, निमिष, पल, घटिका, मुहूर्त, प्रहर, दिवस, रात्र, पक्ष, मास, वर्ष, ये सब यूनिट्स का यूज होते थे. The Indians had developed the technique of accurately calculating the local time on the basis of position of the sun and the moon in the sky. भारतीयों ने स्काई में सूरज और चांद की पोजीशंस के आधार पर लोकल टाइम को सही तरीके से नापने की टेक्निक को डेवलप की थी. They could accurately predict the timings of eclipse. वे इक्लिप्स, ग्रहण के होने का सही समय की प्रिडिक्ट, भविष्यवाणी कर सकते थे. इन एंशिएंट टाइम्स सोलर क्लॉक्स वेर इंस्टॉल्ड एट वेरियस प्लेसेस. एग्जांपल, कोणार्क सन टेम्पल, जंतर मंतर एट जयपुर. इवन टुडे टाइम कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस सोलर क्लॉक्स. प्राचीन समय में कई जगहों पर सोलर क्लॉक्स लगाई गई थी, जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर और जयपुर का जंतर मंतर. आज भी इन सोलर क्लॉक्स का यूज करके समय निकाला जा सकता है. The atmosphere and the season. The ancient Indians had knowledge of the atmosphere. प्राचीन भारतीयों को एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के बारे में नॉलेज था. In the Rig Veda, it is mentioned that the earth is surrounded by space. ऋग वेदा में बताया गया है कि अर्थ स्पेस से घिरी हुई है. भास्कराचार्य had described that the atmosphere is 12 yojanas, 96 kilometer thick, and all the phenomena such as clouds, lightning, winds, rain and fog occur in this. भास्कराचार्य ने बताया कि वायुमंडल की थिकनेस, मोटाई 12 योजन यानी 96 किलोमीटर है. क्लाउड्स, बिजली, हवा, बारिश, फॉग जैसे सारी घटनाएं इसी वायुमंडल में होती है. The description of seasons are found in the ऋग वेदा. जो सीजन्स के बारे में इंफॉर्मेशन ऋग वेदा में मिलती है. In that one year is divided into 6 seasons, ऋतुस and 12 months. इसमें एक साल को 6 ऋतुओं और 12 महीने में बांटा गया है. Try if you can. Using the calendar, write the months in the Christian Gregorian year.
कैलेंडर का यूज करके मंथ्स का नाम लिखिए, जो कि है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। राइट द 12 मंथ्स इन हिंदू संवत्सर ईयर। क्या है हिंदू संवत्सर ईयर? 12 मंथ्स: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। In which months does it rain in your district? In my district, it generally rains during the months of June, July, August, September, which are the monsoon months. In which month is the maximum hot and the maximum cold air in your district? In my district, maximum heat is usually experienced in the month of April, May, while the minimum temperature, coldest weather is experienced in the month of December and January. कंप्लीट द टेबल बिलो यूजिंग अ कैलेंडर। कैलेंडर को यूज करके ये टेबल को कंप्लीट करो। जैसे इस टेबल में फेस्टिवल, मंथ और कौन सा फेस्टिवल कौन से मंथ में आता है और उसका ज्योग्राफिक सिग्निफिकेंस है, इस बारे में बताया गया है। जैसे मकर संक्रांत जनवरी पौष मास में आता है। यहाँ पे क्या होता है? क्रॉप्स आर रेडी आफ्टर विंटर, टेम्परेचर स्लोली राइजेस, सन बिगिंस इट्स नॉर्थवर्ड जर्नी, उत्तरायण। गुड़ी पाड़वा आता है मार्च अप्रैल चैत्र मास में। न्यू हार्वेस्ट क्रॉप इज ब्रॉट होम, बिगिनिंग ऑफ द हिंदू न्यू ईयर। स्प्रिंग सीजन स्टार्ट्स, वेदर बिकम्स प्लीजेंट। दिवाली आता है अक्टूबर नवंबर में, अश्विन महीना। द जॉय आफ्टर सेलिंग द खरीफ क्रॉप्स। एंड ऑफ मॉनसून सीजन, प्लीजेंट विंटर वेदर बिगिंस। क्रिसमस जो कि दिसंबर में आता है। The winter is severe. Days are shorter and nights longer. Celebrated during peak winter season. Ramzan Eid, 9th month in the Hijri calendar. The beginning of Ramzan month varies with latitude and seasons. Based on the lunar calendar, so dates shifts every year. Moon decides the date of the celebrations. We understood the concepts of the evolution of the universe as per ancient Indian concepts. हमने प्राचीन भारतीय कॉन्सेप्ट्स के अनुसार यूनिवर्स के एवोल्यूशन को समझा। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट शेप ऑफ द अर्थ के शेप के कॉन्सेप्ट को भी समझा। इंफॉर्मेशन अंडरस्टूड द इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशंस इन द एंशिएंट पीरियड। प्राचीन काल के कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप और महासागर, ओशंस के बारे में इंफॉर्मेशन को समझा। अंडरस्टूड द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इंडियन ज्योग्राफिक नॉलेज सिस्टम। एंशिएंट इंडियन ज्योग्राफिक नॉलेज सिस्टम के ग्लोरियस हिस्ट्री को भी समझा। तो ये सब टॉपिक्स हमने ये लेसन में कवर किए। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेसन समझा हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।